हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शानू असवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो बहुत गर्मी है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्वेटिंग हो रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा सा स्वेटिंग हटा दूं। तो देखिएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जीएस जीके सेशन का पार्ट या एपिसोड 4 लेके आया हूँ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने अपलोड कर दी है, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। तो शुरू होने वाला है इम्पोर्टेंट जीएस जीके सेशन का एपिसोड 4, जिसमें पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है कृत्रिम रूप से रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। आप सबके मैं बताना चाहता हूँ सारे रिप्लाई सारे आंसर सही थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि नए वीडियो में बनाऊँ कुछ अलग डिफरेंट, जिससे आपको बहुत सारे नॉलेज हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आए। तो कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल मेथड से रक्त को शुद्धिकरण यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करने की विधि को क्या बोलते हैं? तो उसकी विधि को बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायलिसिस। क्या बोलते हैं भैया? डायलिसिस बोला जाता है। तो कृत्रिम रूप से रक्त को साफ करने की विधि कहलाती है डायलिसिस। अब अगर क्वेश्चन पूछा है डायलिसिस की खोज किसने किया, तो ध्यान से देखिएगा। डायलिसिस की खोज करता अगर पूछेंगे कि खोज किसने किया, तो डायलिसिस की खोज जो किए थे वो विलियम कॉफ ने किया था। किसने किया था भैया? विलियम कॉफ ने किया था। किसने किया था? मार्कर्स थोड़ा सा, किसने किया था भैया? विलियम कॉल्फ ने किया था। किसने किया था? विलियम कोल्फ ने किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त को कृत्रिम रूप से साफ करने या शुद्ध करने की विधि को डायलिसिस बोलते हैं, जिसकी खोज किसने किया था? तो विलियम कोल्फ ने किया था। अब बात की जाएगी कि कब किया था, तो इन्होंने जो खोज की थी इन 1943। कब किया था भैया? 1943 में किया था। और कहा जाता है कि इन्होंने शुरुआत इसकी की थी, इन्होंने खोज करने की शुरुआत जब की थी तो 1930 का समय था सन। तो 13 साल की कठिन मेहनत के पश्चात 1943 में इसकी खोज संपन्न हुई। और पूरी तरह से डायलिसिस की पूरी ये प्रोसेस जो डायलिसिस है, इसको पूरा तरह से सफल, पूरी तरह से पूर्णतः सक्सेसफुल कब माना गया? अगर पूछा गया पूर्णतः मतलब कंप्लीटली सक्सेसफुल ये जो प्रोसेस है कब माना गया? तो पूर्णतः सफल ये 1945 में माना गया, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ये जो वैज्ञानिक हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जानते हैं ये वर्क करते थे, ये खोज कहाँ किया था इन्होंने? तो ग्रोंगिजेन, क्या नाम है इसका? ग्रोंगिजेन। तो ग्रोंगिजेन हॉस्पिटल था। और ये कहाँ था? ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? इन नीदरलैंड। तो नीदरलैंड का नाम सुने होंगे आप, जिसे हॉलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हॉलैंड भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वर्क किया इस ग्रोंगिजेन हॉस्पिटल में, इस ब्लड को आर्टिफिशियल मेथड से प्यूरिफाइड करने की विधि को। अच्छा, क्यों ये होता है? ध्यान से देखिएगा। ये रक्त को शुद्ध क्यों करने की शुद्धिकरण क्यों करना पड़ जाता है? क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, यानी फिल्ट्रेशन कौन करता है, फिल्टर कौन करता है, ब्लड को छानता कौन है, साफ कौन करता है? तो आप जानते होंगे कौन करता है। तो हमारी किडनी करती है। कौन करती है भैया? किडनी, जिसे हम गुर्दा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा भी बोलते हैं हिंदी में, गुर्दा या इसे क्या बोलते हैं? सॉरी, गुर्दा बोलते हैं और वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? गुर्दा भी बोलते हैं और किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। तो रक्त का शुद्धिकरण नेचुरल रूप से हमारा ऑर्गन करता है। कौन सा ऑर्गन करता है? तो किडनी करता है, यानी गुर्दा या वृक्क करता है। तो जब ये किडनी क्या होते हैं? फंक्शनलेस हो जाते हैं, मतलब काम करना बंद कर देते हैं। तो फंक्शनलेस जब हो जाते हैं तब कौन सा विधि अपनाई जाती है? डायलिसिस, जिसमें व्यक्ति को डायलाइजर मशीन एक होती है। किस मशीन के द्वारा शुद्ध किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायलाइजर एक मशीन होता है। किस मशीन के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है? तो डायलाइजर मशीन के द्वारा। और डायलाइजर मशीन ही करती है, इसीलिए इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज डायलाइजर से ही क्या निकल रहा है? डायलिसिस निकल रहा है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर में हमेशा पूछा भी जाता है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछा है किडनी की इकाई फंक्शनल यूनिट कौन सी है, या क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो फंक्शनल यूनिट यानी कार्यात्मक या क्रियात्मक, कार्यात्मक इकाई बोल दीजिए, या इसे क्या बोल दीजिए?
क्रियात्मक इकाई, मतलब कार्य जो करता है, यानी किडनी का काम क्या है, किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, प्यूरिफाइड करना, ठीक है, ये काम होता है। तो इसमें कौन करता है वो किडनी के, तो कार्यात्मक इकाई कोई तो होगी जो साफ करती होगी, उसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है भैया, नेफ्रॉन। तो किडनी की क्रियात्मक या कार्यात्मक, जिसे इंग्लिश में फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, वो क्या है, नेफ्रॉन। इसीलिए किडनी का जो अध्ययन किया जाता है, किडनी का अध्ययन किस में किया जाता है, तो किडनी का जो अध्ययन होता है, तो अध्ययन में लास्ट में क्या लगता है भैया, तो अध्ययन में लास्ट में लगता है लॉजी। तो क्या किस में क्या आता है, तो नेफ्रॉन से निकलता है नेफ्रो, एन हटा दिए तो क्या निकलेगा, नेफ्रो निकलेगा। तो किडनी का अध्ययन किस में किया जाता है, नेफ्रोलॉजी, यानी नेफ्रॉन पे डिटेल स्टडी होती है। इसमें टू स्टडी अबाउट नेफ्रॉन इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। ठीक, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुर्दे की पत्थरी, यानी किडनी में जो पत्थरी होती है, स्टोन होती है, गुर्दे यानी किडनी में जो क्या होती है, स्टोन, स्टोन को हम क्या बोलते हैं, पत्थरी बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, पत्थरी। वो किस रसायन के द्वारा होती है, पूछा जाएगा कि वो किस रसायन के जमा होने से होती है भैया, किस रसायन के द्वारा होती है। तो जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। किस रसायन के द्वारा गुर्दे में पत्थरी होती है, किडनी में स्टोन होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। किस ऑक्जेलेट के द्वारा भैया, कैल्शियम ऑक्जेलेट। मीन्स कैल्शियम ऑक्जेलेट केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल टू किडनी स्टोन, मतलब किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaC2O4, जो कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी आणविक सूत्र है। मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी आणविक सूत्र है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो किडनी या गुर्दे में पत्थरी किस रसायन की जमा होने से होती है, तो जब ये डिपोजिशन होने लगता है इस केमिकल का, यानी किस केमिकल का, कैल्शियम ऑक्जेलेट का, तो यानी इसका सूत्र क्या है, CaC2O4। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो किडनी में क्या बनने लगती है, तो पथरी यानी स्टोन बनने लगती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर इसका पता लगाना है, तो पथरी का अगर पता लगाना है तो इसमें कौन सी विधि अपनाते हैं, क्वेश्चन पूछा है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, किडनी में देखिएगा यानी पथरी का पता लगाने के लिए, किडनी में पथरी का क्या लगाने के लिए भैया, का पता लगाने के लिए, किडनी यानी गुर्दे में पथरी का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है भैया, क्वेश्चन पूछा जाता है किस मशीन यानी किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, आज आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। उस यंत्र का नाम है अल्ट्रासाउंड। ध्यान से देखिएगा, अल्ट्रासाउंड प्रतिबिंबी ठीक यंत्र। तो इस यंत्र के द्वारा अगर किडनी में पथरी है तभी पता लगाया जाता है, तभी तो पता चलता है कि किडनी में इतना एनएम, इतने 2 एनएम 3 एनएम पथरी है। तो ये जो पता लगाया जाता है वो किस यंत्र यानी किस डिवाइस द्वारा लगाया जाता है, अल्ट्रासाउंड प्रतिबिंबी यंत्र के द्वारा ये लगाया जाता है। ठीक, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आजकल क्या चला है कि ऑपरेशन बहुत लोग नहीं कराते हैं, बहुत पेनफुल होता है। तो बगैर चीरा के ऑपरेशन की विधि को क्या बोला जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा था। किडनी में अगर पथरी है तो बगैर, ध्यान से समझिएगा, बगैर चीरे मतलब ऑपरेट किए हुए बगैर चीरे की ऑपरेशन की विधि को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन, बगैर चीरे की ऑपरेशन की विधि को क्या कहा जाता है। तो बगैर चीरे के ऑपरेशन की विधि को क्या बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। उसको बोलते हैं लिथोटिप्सी। क्या बोलते हैं भैया, लिथोटिप्सी बोला जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, बिल्कुल नया चीज़ जानने को मिला होगा। सो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, देखें पूरा आ रहा है कि नहीं। ठीक, हाँ पूरा आ रहा है। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताइएगा। जैसे किडनी की फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते थे, नेफ्रॉन। तो आपको बताना है लंग्स, जो कि मैंने पढ़ाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स की फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं। तो ये आपको आंसर में बताना है कि लंग्स यानी फेफड़े की क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, किडनी का यानी कि नेफ्रॉन बोला जाता है। अच्छा, क्वेश्चन एक और आया था पेपर में, क्या क्वेश्चन आया था, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये था
कि गुर्दा प्रतिदिन कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो जो किडनी है 180 लीटर, आप यकीन नहीं होगा कितने लीटर, 180 लीटर रक्त का क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। क्या करता है भैया, फिल्टर करता है, रक्त को क्या करता है, फिल्टर यानी साफ करता है। तो 180 लीटर कैसे, अब हमेशा बार बार 5, अब कहेंगे तो 5 ही लीटर होती है, स्वस्थ मनुष्य में 5 लीटर से 6 लीटर होती है मनुष्य में रक्त। तो ये क्या होता है, बार बार जानते हैं, हमेशा सर्कुलेट करती है ब्लड, तो हमेशा पास आउट होती है। तो 5 लीटर है मान लीजिए, तो ये जितनी बार एक दिन में जितनी बार सर्कुलेट होगी तो लगभग 180 लीटर तक ये फिल्ट्रेट कर पाती है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट लिए होंगे आप। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और बताऊँगा, इसको मैं, चलिए आ रहा होगा, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। यहीं पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पित्त की थैली का जो, चलिए मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें आए कि ना। तो लिथोट्रिप्सी वह मेथड है कि बगैर चीरा लगाए ऑपरेशन की विधि को बोलते हैं जब किसी को किडनी स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के द्वारा होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CaC2O4। क्वेश्चन पूछा गया है कि पित्त की थैली की पत्थरी ये किसके कारण होती है। तो बहुत लोग, सब लोग इन्हीं के भ्रम में रहता है। देखिए, किडनी की जो पत्थरी होती है, समझिएगा लोग, ये समझिएगा ध्यान से, किडनी में जो स्टोन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए क्या कौन रिस्पॉन्स होता है। जो किडनी में जो स्टोन होता है उसके लिए बताते हैं टमाटर का बिया नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए भैया, टमाटर का बीज या बिया जो होता नहीं है, ये नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं बैगन का भी बिया नहीं खाना चाहिए। ठीक, अधिकतर जो माना गया है टमाटर, ठीक, टमाटर का बिया। और आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्यों नहीं खाना चाहिए, बिकॉज टमाटर में आप जानते होंगे कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक, क्या नाम है इसका, सॉरी, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, कपड़े पे लगे, आप पेपर में कई बार आया है, कपड़े पर लगे जंग के धब्बे को हटाने के लिए। किसके भैया, कपड़े पर लगे जंग के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कपड़े पर लगे जंग के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया था भैया, हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, इन टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्जेलिक है और उसमें किडनी में स्टोन बताया था कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ऑक्जेलिक एसिड से क्या बनता है, ऑक्जेलेट। इसीलिए कहते हैं किडनी में जब स्टोन होती है तो टमाटर को तुरंत रोक देते हैं। साथ साथ ऑक्जेलिक एसिड ये किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पालक में भी पाया जाता है, तो पालक में भी पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्जेलिक एसिड टमाटर के अतिरिक्त और कहाँ पाया जाता है, तो पालक में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दूसरा क्वेश्चन कि बताइएगा ध्यान से कि ऑक्जेलिक एसिड जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है, मैं वेट करूँगा। अब अगर आगे बढ़ा जाए तो क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर जो पित्त की थैली की जो पथरी होती है वो किसके कारण होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है जो पित्त की थैली की जो पथरी होती है, पित्त की थैली की जो स्टोन होती है, पत्थरी होती है, वह किसके कारण होती है। तो भी लोग सोच लेते हैं कि ये टमाटर के बिया खाने से या बैगन के बिया खाने से। कई बार जानते हैं यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो पाता है, इसको सीधा पित्त की थैली ही निकालना पड़ जाता है। देखिए, इसमें किडनी में देखिए बगैर चीरा लगाए ऑपरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पित्त की थैली में ऑपरेट नहीं किया सकता है। इसको सीधा निकाल देते हैं, जिससे उस व्यक्ति को, क्योंकि बाइल क्या होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन रखता है, पाचन तंत्र को पचने में मदद करता है। तो उस व्यक्ति को बाद में अगर पित्त की थैली में अगर स्टोन आ गया है, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ गई है, तो उसको पित्त की थैली को निकाल लिया जाता है। तब उसमें डाइजेशन प्रॉब्लम होती है कि वो कभी भी किसी भी समय खा नहीं सकता, क्योंकि गले जलने लगती है, बदहजमी टाइप की हो जाती है, तो कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो समझिएगा, तो पित्त की थैली की जो पथरी होती है वो किसके द्वारा होती है, तो ये ध्यान समझिएगा, वो होती है किसके कारण, समझिएगा ध्यान से, वो होती है कोलेस्ट्रॉल के कारण। कौन से, बुरे कोलेस्ट्रॉल के कारण। किसके कारण भैया, बुरे कोलेस्ट्रॉल के कारण। समझिएगा, बुरे कोलेस्ट्रॉल
की मात्रा बढ़ने से, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से। अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे बुरे बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से पित्त की जो थैली में पथरी होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट इंक्रीज होने से वो होता है। अब आपको बताना है बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम क्या है, तो ये चलो बता देता हूँ, उसका आप फुल फॉर्म बताएंगे। तो बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम है LDL। क्या नाम है भैया? LDL। तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म बताने के साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल LDL को बोलते हैं, तो एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, उसका नाम क्या है? तो कमेंट सेक्शन के बॉक्स में जरूर बताना है आपको। मैं कल बताऊंगा इसके बारे में गुड कोलेस्ट्रॉल का नाम क्या है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल का किसे कहते हैं? LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल माना गया है, जिसकी अमाउंट इंक्रीज होने से पित्त यानी पित्त की थैली बाइल में क्या होने लगती है? स्टोन बनने लगती है, पथरी बनने लगती है। उसको वो किसके कारण होती है? तो बैड कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन से होती है। बैड कोलेस्ट्रॉल किसे बोलते हैं? तो LDL को बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म बताना है और किसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है ये भी आपको बताना है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब अगर आगे बढ़े तो क्वेश्चन आता है, चलो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कोल गैस। क्वेश्चन पूछा था कई बार किसके बारे में? कोल गैस के बारे में, कि कोल गैस क्या है। तो देखिए इसमें सीधी सी बता रहा है कोयला गैस जिसे बोलते हैं। कोल का मतलब कोयला, मतलब कोयले में कितनी गैसें होती हैं। तो क्वेश्चन आएगा कोयले में कुल कितनी गैसें होती हैं। तो कोयले में कुल 3 गैसें होती हैं, जिसका पहला नाम अगर बोला जाएगा तो पहला होता है मीथेन। कोई नंबर ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो पहला कौन सा गैस पाई जाती है कोल गैस में, यानी कोयले वाली गैस में? यानी कोयले वाली गैस में पहली कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। कोल गैस जो होती है 3 गैसों का मिश्रण होता है। बात की जाएगी दूसरा कौन सा गैस है, तो दूसरा जो गैस होती है उसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रोजन बोलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात की जाएगी कि तीसरा कौन सी कोल गैस में गैस पाई जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ रहा होगा। इसे हाइड्रोजन को H में लिख दे रहा हूँ और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला पता ही होगा। कार्बन डाई मतलब 2 होता है, डाई मतलब 2 यानी CO2 हो जाएगा, मोनो मतलब 1 यानी CO, ऑक्सीजन की संख्या 1। तो क्वेश्चन पूछाएगा कोल गैस कितनी गैसों का मिश्रण है, तो ये 3 गैसों का मिश्रण है। पहला मीथेन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन हाइड्रोजन। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, और मैं अगर बात करूं, मीथेन को पता ही होगा मार्श गैस के नाम से आता है। बहुत सारा मैंने पढ़ा दिया है, बहुत सारे इसे क्यों बोलते हैं और कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसे मार्श गैस के नाम से आता है। साथ साथ जानते होंगे मार्श क्यों पड़ा, क्योंकि दलदलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दलदलीय क्षेत्र, दलदलीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मार्शी। और मार्शी में वाई हटा देंगे तो क्या बचेगा? मार्श। इसीलिए इसे मार्श गैस कहते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोलते हैं। कई बार मैंने पढ़ाया था, भविष्य का ईंधन बोला जाता है। तो हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? जो संज्ञा दी गई है वह मैं बता देता रहूँ कि इसे भविष्य का ईंधन बोलते हैं, फ्यूचर्स फ्यूल बोलते हैं। तो आपको बताना है हाइड्रोजन की खोज किसने किया, ये भी आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में जरूर का जरूर बताना है कि इसकी खोज किसने किया। अगर बात की कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो इसे दम घोटू गैस बोलते हैं। तो किस गैस को दम घोटू गैस के नाम से आता है? मतलब सफोकेशन होने लगती है, सफोकेटिव गैस इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। दम घोटू गैस बोलते हैं, दम घुटने लगता है इस व्यक्ति का दम घुटने लगता है। अच्छा, और क्वेश्चन पूछूं? अच्छा, और इससे क्या निकलता है, और इससे मैं टॉपिक बताता हूं, इससे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है? अंगीठी से निकलती है। कहाँ? अंगीठी से। अब देखिए ये क्या होता है, देखिए अंगीठी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इसका एमिशन होता है, तो एमिशन अंगीठी से होता है, मतलब निकलती कहाँ से? अंगीठी से। और इसे दम घोटू गैस बोलते हैं क्योंकि सफोकेटिव होता है, सफोकेशन लाता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन पूछा, कहते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है? ऑक्सीजन से बहुत तेज। अब क्वेश्चन पूछता है रक्त
से सर्वाधिक तेज क्रिया कौन करता है? रक्त से सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब मैं कहना चाहता हूँ, सर्वाधिक का मतलब क्या होता है? सबसे तेज एक्शन रिएक्शन कौन करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, इसीलिए अब जो जहाँ ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी, अंगीठी जल रहा है, धुआं निकल रही है, तो क्या निकल रहा है? अंगीठी जल रही है तो धुआं निकल रहा है, धुआं में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक, अब वो ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन कम होता जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या बढ़ती जाएगी और ये तुरंत क्रिया करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और उस व्यक्ति को उसमें क्या होने लगेगा? दम घुटने लगेगा। और कुछ देर अगर लगातार अगर ये क्या रहे, बंद रहे कमरा, ऑक्सीजन ना उपलब्ध हो पाए वहाँ पे और कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज कर जाए तो व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्वेश्चन कई बार आया है, एसएससी में भी आया है कि सिगरेट के उत्पन्न धुएं से, सिगरेट के उत्पन्न धुएं से कौन सा गैस निकलती है? तो सिगरेट के उत्पन्न धुएं से कौन सी गैस निकलती है भैया? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अच्छा, सिगरेट पीने से मैंने बताया था, सिगरेट पीने से कौन सा रोग होता है? तो सिगरेट पीने से इम्फाइसीमा नामक रोग होता है। मैंने पढ़ाया था कौन सा रोग होता है? इम्फाइसीमा नामक रोग होता है। इम्फाइसीमा नामक रोग होता है, जिससे क्या प्रभावित होता है? तो सीधी सी बात है, लंग्स से ही हम सांस लेते हैं, तो इससे क्या प्रभावित होगा? लंग्स। तो क्या प्रभावित होता है? लंग्स। तो लंग्स प्रभावित होता है, इसमें क्या होता है? लंग्स में क्या प्रभावित होता है? तो इसमें वायु कूपिका में सूजन हो जाता है, यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है एल्वोलाई में। तो वायु कूपिका में क्या होता है? सूजन हो जाता है, यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो लंग्स के एल्वोलाई यानी वायु कूपिका में इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाता है। अब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, तो उस व्यक्ति का क्या होने लगेगा? दम घुटने लगेगा, तो उसे इन्हेलर भी लेना पड़ सकता है अगर ज़्यादा दिक्कत सिवियरिटी आ गई हो। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। और मैं अगर बताऊँ, अच्छा, और अगर क्वेश्चन पूछूँ, और किसी संज्ञा दी गई है ठीक है, और किसे, मेरा थोड़ा गला बैठा है, समझिएगा, थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा वो आ रही होगी, समझिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अन्य नाम से भी, इसका एक क्वेश्चन और, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलना चाहता हूँ, दम घोटू गैस से एक और क्वेश्चन निकलता है। दम घोटू गैस से एक और गैस को दम घोटू गैस बोला जाता है, क्लोरीन को भी। तो क्लोरीन को भी क्या बोला जाता है? क्लोरीन का फार्मूला क्या होता है? Cl। क्लोरीन को भी क्या बोला जाता है? दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अतिरिक्त किस गैस को दम घोटू गैस के नाम से बोलते हैं? तो क्लोरीन को बोलते हैं। क्लोरीन की खोज अगर बोले जाए तो किसने किया था? तो क्लोरीन की जो खोज किया था वो शैले ने किया था। किसी पेपर बुक में मिल जाता है शीले, तो जो समझ लीजिए, कभी शीले कर देते हैं, नहीं कभी शैले कर देते हैं। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर है 17, यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है? 17। क्वेश्चन पूछाता है इसको, ये पानी को शुद्ध करने के लिए किया था, यानी इससे क्लोरीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो टंकी आती नहीं है हमारे यहाँ, तो उसको उसके पानी को शुद्धिकरण यानी प्योरीफिकेशन करने के लिए किया जाता है। तो पानी का शुद्धिकरण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पानी को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया अगर पूछा गया, प्रक्रिया का बोलते हैं, किस उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? उस प्रक्रिया यानी उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझिएगा। मैं ठंडा पानी पी लिया तो मेरा गला बैठ गया, थोड़ा सा बोलने में माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा समस्या हो रही है। प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो पानी को शुद्धिकरण की करने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोरोनाइजेशन। आपने पढ़ा होगा क्लोरोनाइजेशन। तो सो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोनाइजेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं क्लोरीनीकरण। तो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोनाइजेशन वाटर बिकम प्योर। तो इतना मतलब पानी तुरंत शुद्ध हो जाता है क्लोरीनीकरण विधि से, क्लोरोनाइजेशन विधि से। अच्छा, और क्वेश्चन पूछा है क्लोरीन का प्रयोग और जगह किया जाता है। तो क्लोरीन का प्रयोग जानते हैं फूलों का रंग उड़ाने में किया जाता है। तो फूलों का रंग किस गैस के द्वारा उड़ता है? तो क्लोरीन के द्वारा। तो ध्यान से देखिएगा, फूलों का रंग उड़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। सो आज मैं विदा लेना चाहता हूँ आपसे। जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ आप ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा, और आज आपको बहुत ही नॉलेज मिला होगा। सो ज़रूर नोट्स बनाते जाइएगा और आपका बेहतरीन नोट्स बनेगा, नो एनी डाउट, कोई आपका टक्कर नहीं ले सकेगा। सो पूरा देखते रहिएगा, आप प्यार बनाते रहिएगा, कमेंट जरूर देते रहिएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इट अप।